नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। अक्सर बच्चे जब घर में छुट्टी वाले दिन खेल रहे होते हैं या मस्ती कर रहे हैं तो पेरेंट्स हैं या घर में दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अक्सर ये कह देते हैं कि बच्चे बहुत तूफान कर रहे हैं, एक जगह पे बैठ ही नहीं पाते हैं, जब देखो तब घूमते ही रहते हैं। तो ये जो हम टर्म्स यूज करते हैं, क्या सही में बच्चा ये सारी चीजें मस्ती में कर रहा है या उसके बिहेवियर में कोई इशू है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, चलिए उनसे एक मुलाकात करते हैं। डॉक्टर श्रुति भार्गवा। श्रुति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। श्रुति मैम फाउंडर हैं शहर एक नई उड़ान सेंटर, जो स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड है और स्पेशल बच्चों के साथ काम करता है। मैम बहुत सालों से इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और ये एक्सपर्ट हैं स्पेशल एजुकेशन फील्ड में। तो आजकल बच्चों में हाइपर एक्टिविटी का जो टर्म है वो बहुत यूज किया जाता है और बहुत चर्चा में भी है। तो क्या आप पहले हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि हाइपर एक्टिविटी क्या होता है? हाँ जी, कॉमनली यूज टर्म हाइपर एक्टिविटी है आरती, पर इसका जो टेक्निकल टर्म है, जो इस कंडीशन का टर्म है, उसको हम ADHD बोलते हैं। सो ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। और ये जो डिसऑर्डर है ये इन अ वे न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। सो ब्रेन में कुछ डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से ये कंडीशन बच्चे में देखने को मिलेगी। एंड जनरली जब हम कहते हैं कि किसी बच्चे को ये डिसऑर्डर है तो उसमें या तो उस बच्चे को अटेंशन पे करने में प्रॉब्लम होगी, या हाइपर एक्टिविटी होगी, या इम्पल्सिविटी होगी। तो ये 2-3 तरह के बच्चे में हमको सिम्टम्स दिखाई देंगे, जिसकी वजह से फिर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि शायद बच्चा इस डिसऑर्डर या इसमें इस कंडीशन में फॉल करता है। एंड यूजुअली बॉयज को ज़्यादा इफेक्ट करता है ये डिसऑर्डर ड्यू टू दैट जेनेटिक मेकअप। एंड एक बात ये भी है कि छोटे बच्चों में ये पाया जाएगा, तो छोटेपन से ये पाया जाएगा। तो छोटे बच्चे फिर आगे बड़े होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, इनटू एडल्टहुड भी ये जाता है। तो क्योरेबल नहीं है, पर हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इन द सेंस हम बच्चे को या जो टीनेजर है उसको हम हेल्प कर सकते हैं विद थेरेपी, विद मेडिकेशन, तो कंट्रोल कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। पर सिस्टम में से ये निकल जाएगा ऐसा नहीं होगा। करेक्ट। तो हाइपर एक्टिविटी इज द कॉमनली यूज्ड टर्म, पर अगर टेक्निकली हम देखें तो इट इज ADHD। सो इट इज अ डिसऑर्डर जो बच्चों को अफेक्ट करता है। काफी हद तक हम सुनते हैं, अभिभावक हैं, टीचर्स हैं, बहुत ही कॉमनली लूजली लेबल कर देते हैं कि ये बच्चा हाइपर है। क्या मानना है आपका इसके बारे में? देखिए, एक तो हाइपर एक्टिविटी तो एक टर्म है जो काफी मुंह से लोगों के इजीली निकलती है। तो बच्चा थोड़ी सी भी मस्ती कर रहा होगा तो बहुत बार सुनने में आएगा कि पेरेंट बहुत इजीली या टीचर है कि हाइपर छे, है ना। तो एक तो ये बात कि कोई सी भी ऐसी टर्म हमें किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी उसके बिहेवियर के लिए कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब हम ADHD की बात करें, हाइपर एक्टिविटी की, इन अटेंशन की बात करें, तो क्या होता है कि छोटे बच्चों में ये पता करना कि किस बच्चे को रियली इंटरवेंशन चाहिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि जनरली आप अगर छोटे बच्चों को देखें तो काफी सारे बच्चे होते हैं जो मस्ती करते हैं, है ना, या पेरेंटिंग सही नहीं करी गई है, तो उनको कभी वो लिमिट्स ही नहीं बताई गई हैं कि इतने तक बिहेवियर ठीक है पर इसके आगे हमने नहीं करना है। तो बहुत बच्चे हम ऐसे देखते हैं जो एक जगह बैठेंगे नहीं, सोफे पे चढ़ के मस्ती करेंगे, बेड पे चढ़ के कूदेंगे, टेबल पे चढ़ जाएंगे। तो बहुत से बच्चे ऐसे बिहेवियर्स छोटेपन में अपने दिखाते हैं। तो ये पता करना कि ये बच्चा जनरली ट्रेंड नहीं है या जनरली थोड़ा नॉटी चाइल्ड है, जिसे हम अनदर टर्म दैट वी यूज, या सच्ची में ADHD वाले डिसऑर्डर में पड़ता है ना। तो ये हम कैसे पता करेंगे? तो देयर इज अ मैनुअल, जो एक स्टैंडर्डाइज्ड मैनुअल है। उसके हिसाब से देयर आर 2-3 थिंग्स जो हमें अपने माइंड में रखनी पड़ेगी।
एक तो ये कि ये जो बिहेवियर्स हैं, वेदर इट इज इनअटेंशन या हाइपर एक्टिविटी है या इम्पल्सिवनेस मतलब बच्चा एक्ट पहले करेगा, सोचेगा नहीं, तो हाइट से कूद जाएगा बिना सोचे कि मुझे चोट लग सकती है, या कोई चीज हाथ से एकदम छोड़ देगा ये सोचे बिना कि ये टूटेगी तो किसी और को भी लग सकता है, मुझे भी लग सकता है ना। सो इम्पल्सिव बिहेवियर्स ऑफ दैट सॉर्ट। तो इस मैनुअल के हिसाब से ये जो बिहेवियर्स हैं बच्चे में कम से कम 6 महीने परसिस्ट होने चाहिए, एंड उतनी इंटेंसिटी में होने चाहिए कि जनरली उस एज के दूसरे बच्चे वो उतना ना करते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 साल का कोई बच्चा है ना, 2 साल के बच्चे की जनरली हम कहते हैं कि अटेंशन स्पैन 2 मिनट का होता है, वो 2 मिनट टिक के बैठेंगे, बात सुनेंगे, करेंगे। पर अगर आपका बच्चा 7 साल का हो गया और अभी भी स्पैन 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। सो ये जो बिहेवियर्स हैं ये कम से कम 6 महीने तक आपको दिखाई देने चाहिए, और उस इंटेंसिटी में दिखने चाहिए कि जितने उसके एज के दूसरे बच्चे ना दिखाते हो, राइट। सो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ स्कूल में वो बच्चा ऐसा करता है और घर में नहीं करता, या घर में करता है और स्कूल में नहीं, ये बिहेवियर्स सब सॉर्ट ऑफ सेटिंग्स, तो बच्चा चाहे घर में है, बच्चा चाहे स्कूल में है, मार्केट में है, मॉल में है, गार्डन में है, ये बिहेवियर सब जगह देखने को मिलेंगे। सो अगर इस तरह का सिनेरियो बच्चे के साथ है, देन वी कैन स्टार्ट टू सस्पेक्ट कि शायद बच्चा ADHD वाला डिसऑर्डर दिखा रहा हो, एंड देन वी कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप। कोविड के बाद क्या आपको लगा है कि आपको यानी एक्सपीरियंस भी हुआ हो कि भाई इस जो कंडीशन है इसमें इंक्रीज हुआ हो? आरती, जैसे ये कहना आई थिंक सही नहीं होगा कि ADHD की कंडीशन बढ़ गई है जी। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पोस्ट कोविड जिनको जनरली अटेंशन पे करने में बहुत मुश्किल हो रही है, अपनी बॉडी मूवमेंट्स कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है। जैसे आपने ही कहा कि घर के घर में रहे, राइट, तो घर के घर में उतना ज्यादा एक्सपोजर उनको टू लिमिट्स नहीं मिला है, तो ये बच्चे जब घर में से 2 साल बाद निकल के स्कूल में आए हैं तो यही बिहेवियर का सेट लेके वो स्कूल में आ गए हैं, तो क्लास में भी उनको क्लास का अगर पीरियड 30 मिनट्स का है तो इन बच्चों को 30 मिनट्स तक एक जगह पर बैठ के अटेंशन पे करने में बहुत मुश्किल हो रही है, बट नॉट नेसेसरीली कि ये ADHD दिखा रहे हैं, राइट। एंड यही डिफरेंशिएशन का पॉइंट है कि ये बच्चे अब जब स्कूल में आने लग गए हैं, जब स्कूल में टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देती हैं, जब उनको कहा जाता है कि नहीं यहाँ पे बैठो, ऐसे बैठो, टीचर के सामने देखो, बात सुनो, काम खत्म करो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद दिस ट्रेनिंग अगर ये बच्चा अपने बिहेवियर में चेंजेस शो करने लग जाता है, so then the child does not fall into the ADHD disorders group, right? जी. That means कि अभी तक उसको since वो ट्रेनिंग ही नहीं मिली थी, उसकी वजह से उसके बिहेवियर्स एक तरह के वो दिखा रहा था, करेक्ट। पर अगर इनपुट के बाद भी, अगर ट्रेनिंग के बाद भी ये बच्चे अगर अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं टू एन एक्सटेंट कि वो बिहेवियर्स की वजह से वो क्लास में पढ़ नहीं पा रहे हैं, लर्निंग नहीं हो रही है, या रोज दिन का जो टाइम टेबल है मतलब काम का वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, सो देन वन कैन सस्पेक्ट कि देयर इज नीड फॉर कि हम फर्दर इसको एक्सप्लोर करें। करेक्ट। ADHD बच्चा है तो उसके सिम्टम्स एक्चुअली क्या होंगे जिससे एक पेरेंट है या एजुकेटर आइडेंटिफाई कर पाए कि नहीं ये बच्चा उस कैटेगरी में फॉल होता है? हाँ, देखिए 3 तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं जी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अटेंशन के इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, तो प्राइमरीली अटेंशन के इश्यूज वो बच्चे शो करेंगे, और इसके लिए पहले जो टर्म यूज होती थी ना, अगर आपने भी सुनी होगी, वो ADD बोलते थे, अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर। अब ये सब ADHD के अंदर ही समा गया है। तो जो बच्चे जिनको प्राइमरीली अटेंशन इश्यूज हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्लास में वो लोग फोकस नहीं कर पाएंगे। सो मैडम क्या बोल रही हैं उस पर उनका अटेंशन नहीं होगा, सिंस अटेंशन नहीं होगा, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं होगा, तो वर्क इनकम्प्लीट रहेगा, सिली मिस्टेक्स करेंगे क्योंकि अटेंशन पे करके काम नहीं कर रहे हैं, है ना, तो बहुत उस तरह की मिस्टेक्स वो करेंगे। कई बार हमको लगेगा कि बच्चा सुन ही नहीं रहा है अपने, वो हम कहते हैं ना डे ड्रीम, वो बच्चा कहीं है और हम कुछ और बोल रहे हैं, तो द चाइल्ड विल जस्ट नॉट रिस्पॉन्ड बिकॉज अटेंशन आप पे फोकस ही नहीं हो पा
रही है, राइट। उसी तरह चीजें खोएंगे, रोज दिन की जो सीक्वेंशियल एक्टिविटीज करनी है वो उनसे नहीं हो पाएंगी। सो जनरली देयर इज अ लैक ऑफ अटेंशन, जिसकी वजह से वो बच्चा ना तो आपकी बात सही से सुनता है, ना इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, ना काम कंप्लीट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस बच्चे के लर्निंग में ये सब आड़े आएगा। तो क्लास में वो बच्चा हमेशा ही इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, अगर हम एकेडमिक्स की बात करें, दूसरों से फिर पीछे 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 होता जाएगा, राइट। सो वो एक सिनेरियो बनता है। कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, सो हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव ऐसा कॉम्बिनेशन होगा। सो ये वो बच्चे हैं जिनकी बॉडीज कंट्रोल में नहीं रहती, मूवमेंट्स, राइट। सो जैसे मोटर फिट हुई होती है ना, तो वो चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, भागते रहेंगे, चीजों पे चढ़ते रहेंगे, या आपने चेयर पे बिठा दिया तो भी हिलते रहेंगे, फिजिट करते रहेंगे। तो उनके हाथ पैर मूवमेंट में ही है, तो पैर कभी टेबल पे चढ़ेंगे, कभी नीचे होंगे, कभी वो चेयर घुमाएंगे या उठ के चल देंगे। सो दे आर ऑलवेज इन मोशन, राइट। सो दोज आर द चिल्ड्रन जो हाइपर एक्टिव हैं। ये तो हम विजुअली मतलब विजिबली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द चाइल्ड इज हाइपर एक्टिव। या फिर अपनी टर्न के लिए तो वो वेट ही नहीं करेंगे। तो अगर स्लाइड पे बच्चे चल रहे हैं तो उनको कोई लेना देना नहीं है, अगर उनको चढ़ना है तो वो चढ़ जाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ कि नेक्स्ट लाइन में कौन था, राइट। सिमिलरली आंसर बिना अपने टर्न के ब्लर्ट आउट करेंगे। सो दे आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर टर्न। एक्सेसिव टॉकिंग होगी तो बोलते जाएंगे, कुछ बोलते जाएंगे। सो एक्सेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी टाइप, ओके, वो हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी। या जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि इतने ज्यादा इम्पल्सिव होंगे कि सोचे बिना एक्शन करेंगे। तो भागते हुए इधर उधर हाथ मारा, किसी का कुछ उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है तो वो टूट गया, तो नॉट विद द इंटेंट की तोड़ना था, बट क्योंकि है ही नहीं कंट्रोल, तो इस तरह के बिहेवियर्स हमारे सामने आएंगे, ओके। एंड एक ऐसे होते हैं बच्चे जिनमें ये कंबाइंड होता है। सो देर इज प्रॉब्लम ऑफ इनअटेंशन, देर इज प्रॉब्लम ऑफ हाइपर एक्टिविटी, देर इज प्रॉब्लम ऑफ इम्पल्सिविटी, वो सारा कॉम्बिनेशन एक बच्चे में होगा जी। तो इस तरह के अगर हमको बिहेवियर्स दिखाई दें बच्चे में एंड परसिस्टेंटली दिखाई दें जी, एंड हम उसमें इनपुट देने की कोशिश भी करें, उसके बावजूद अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, देन वन कैन सस्पेक्ट कि शायद बच्चे को ये डिसऑर्डर हो और हम आगे इसको एक्सप्लोर करें। बिल्कुल। अगर बच्चे में ADHD देखा जाता है और पाया जाता है कि अब लग रहा है कि बच्चा उस कैटेगरी में फॉल होता है, तो किनकी हेल्प से हम ये बच्चे को थोड़ा सा रूटीन में ला सकते हैं या इसकी स्किल्स में थोड़ा सा हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? एक तो बात यह है कि अगर हमको रियली, चाहे वो क्लास में टीचर हो या पेरेंट हो, अगर उनको ऐसा सस्पिशन उनका स्ट्रांग होता जा रहा है कि देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग, तो ऑफ कोर्स वी विल हैव टू हैव द चाइल्ड असेस्ड, है ना। तो अब छोटे बच्चे हैं तो उनकी असेसमेंट भी डिफरेंट वेज से करी जाती है। तो जनरली जो भी असेसमेंट करेगा, एंड देयर आर ट्रेन्ड पीपल टू असेस, सो ट्रेनिंग होनी चाहिए उस पर्सन को जो ये बच्चे को असेस करेगा। तो जनरली असेसमेंट में बच्चे के ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं अलग अलग जगह पे। सो क्लास में वो क्या करता है, घर पे वो क्या करता है, या किसी सोशल गैदरिंग में है या आउटसाइड द होम है तो कैसा बिहेवियर रहता है। तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द चाइल्ड। पेरेंट्स से, टीचर्स से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ली जाती है अबाउट द चाइल्ड, अबाउट फैमिली हिस्ट्री, अबाउट द क्लासरूम बिहेवियर एक्सेट्रा। सो एडल्ट्स का सोर्स भी यूज किया जाता है। फिर असेसमेंट की जाती है बच्चे की ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स। सो स्टैंडर्डाइज स्केल्स हैं फॉर ADHD। तो ADHD का असेसमेंट होगा, उसकी IQ लेवल्स का असेसमेंट होगा। कई बच्चे अगर स्पीच डिलेज शो कर रहे हैं तो स्पीच रिलेटेड असेसमेंट्स होंगे। सो इट इज गोइंग टू बी अ मल्टी डिसिप्लिनरी सॉर्ट ऑफ असेसमेंट जो चाइल्ड को किया जाएगा। एंड कुछ केसेस में ब्रेन का EEG भी किया जाता है। अच्छा। सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एजुकेशनल एंड मेडिकल फील्ड। तो इस तरह से बच्चे का इन टोटलिटी इवैल्यूएशन किया जाता है, एंड डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट क्या आता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि चिल्ड्रन जो ADHD दिखाते हैं उनको हमेशा एक ग्रुप को हैंडल करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि हमने अगर बच्चे को स्कूल में डाल दिया है तो टीचर देख लेगी, राइट। देयर हैज टू बी अ ग्रुप दैट इज सपोर्टिंग द चाइल्ड। सो ग्रुप में जैसे एक तो थेरेपिस्ट होंगे, सो डिपेंडिंग ऑन की क्या जरूरत है। अगर बच्चे को स्पीच डिले है तो स्पीच थेरेपिस्ट विल स्टेप इन, राइट। सेंसरी इश्यूज हैं तो सेंसरी स्टिमुलेशन चाहिए होगा।
अगर देर आर से डिलेज इन द रीडिंग राइटिंग ऑफ द चाइल्ड बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड, सो स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ बच्चों को क्योंकि इतनी ज़्यादा लेवल्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी होती हैं कि हमको उनको मेडिकेशन पे भी डालना पड़ता है, सो द मेडिकल ग्रुप विल ऑल्सो स्टेप इन। सो डिपेंडिंग ऑन किस एक्सटेंट तक प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, इट हैज़ टू बी अ ग्रुप दैट हैज़ टू बी वर्किंग विद द चाइल्ड। सो सिर्फ एक पर्सन पे हम इस बच्चे का प्रोग्राम नहीं छोड़ सकते हैं। करेक्ट। ऐसी कंडीशन में क्या बच्चा एक नॉर्मल क्लास का हिस्सा बन सकता है? जैसे मैंने कहा आरती कि क्लास स्कूल में बच्चा एनरोल कर सकता है जी, प्रोवाइडेड कि फिर क्लासरूम में प्रोविजंस करी जाए जी, राइट। सो अब जैसे अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, सपोज दैट मीन्स द चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू सिट एट वन प्लेस फॉर द क्लास पीरियड। तो अगर आप 30 मिनट्स का क्लास पीरियड या 40 मिनट्स का क्लास पीरियड चलाते हैं स्कूल में, तो ये बच्चा किसी भी तरह से 40 मिनट एक जगह पे नहीं बैठने वाला है। तो अगर ये बच्चा बीच बीच में उठ के खड़ा हो जाता है या क्लास में घूमता है, तो आप एज अ स्कूल एज द क्लास टीचर क्या प्रोविजन करने वाले हैं? क्योंकि देखिए सिर्फ इस बच्चे की बात नहीं है, क्लास में दूसरे 20 बच्चे भी होंगे, राइट। तो हमको ये भी ध्यान देना है कि एक तो कि ये बच्चा हमारी क्लास में है तो ये क्लास में क्या सीख रहा है, और ऑल्सो कि ये बच्चा क्लास में है तो दूसरे 20 बच्चों की रीडिंग राइटिंग में क्या हम फर्क पढ़ने देंगे, किस एक्सटेंट तक पढ़ने देंगे, राइट। तो अगर ये बच्चा उठ के घूमने वाला है तो हम क्लास में किस तरह की प्रोविजन करेंगे? अगर बच्चा उठ गया है और घूमने लगा है तो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड? बिकॉज आपने तो बाकी बच्चों को भी पढ़ाना है, तो आप अगर इस बच्चे को हैंडल कर रहे हैं तो बाकी बच्चों को कौन देख रहा है ना। तो उस तरह के क्लासरूम अकोमोडेशंस हमको करने पड़ेंगे। एंड ओवर एंड अबव द स्कूल प्रोग्राम बाहर भी इस बच्चे को सपोर्ट प्रोग्राम की जरूरत होगी। तो स्कूल में एनरोलमेंट की जा सकती है, पर द चाइल्ड एंड द टीचर विल हैव टू बी सपोर्टेड। तो इस पे जरूर गौर फरमाइए और किसी भी बच्चे को प्लीज लाइटली लेना बंद कर दीजिए। एजुकेशन जो है आई नो दिन जैसे जैसे पास हो रहे हैं, जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, बहुत कमर्शलाइज्ड होता जा रहा है, लेकिन इट्स अ सर्विस। हमें ये नहीं भूलना है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं हमारे अपने खुद के देश के भविष्य के लिए। तो क्या मैसेज आप टीचर्स को भी देना चाहेंगे और पेरेंट्स को भी देना चाहेंगे? एक तो देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि लेबल करने का एक तो आई थिंक नो वन हैज दैट राइट, बिल्कुल, है ना। एंड दूसरा कि क्यों हम ये लेबल्स, ये टर्म्स हम क्यों यूज करते हैं? सिर्फ समझने के लिए कि क्या कंडीशन है, उसके आगे ये लेबल्स नहीं जाने चाहिए। सो अगर हम एज एन एजुकेटर समझ लें कि भाई बच्चे की ये ज़रूरतें हैं, तो हमें ज़रूरतों के ऊपर फोकस करना है, नॉट कि क्या लेबल यूज करना है, राइट। वो तो बच्चा है जैसे दूसरे हैं, थोड़े से डिफरिंग नीड्स हैं, तो दैट हैज टू बी द फोकस। बिल्कुल। दूसरा, अगर हम स्पेसिफिकली ADHD बच्चों के बारे में बात करें तो वन थिंग इज कि बहुत पेशेंस चाहिए इनके साथ, क्योंकि एक तो ओवरनाइट चेंजेस नहीं आएंगे, ओके। एंड एज आई एम सेइंग कि देयर हैज टू बी सपोर्ट। तो अगर हम एज अ सिंगुलर पर्सन ये सोच लें कि मैं अपने आप कर लूंगी, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। सो एज द एडल्ट्स, वेदर इट इज द पेरेंट और द टीचर, हमको ये देखना है कि बच्चे के लिए एक प्रॉपर होलिस्टिक प्लान बने, जिससे हर डायमेंशन में उसको इनपुट मिले जहां उसको ज़रूरत है। और इस तरह का प्रोग्राम अगर हम वर्कआउट करेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल बी एबल टू हेल्प द चाइल्ड। पहले तो हमें भी एज अ टीचर अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी हम किसी पेरेंट को कह सकते हैं कि भाई आपके बच्चे को ये तकलीफ है या आपके बच्चे को ये इशू है। अपने आप को उस पेरेंट की जगह पर ज़रूर रख के देखें, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को ऐसा लेबल करते हैं तो वो पेरेंट का जो दिल है, दिमाग है, वो किस बुरी तरह से हर्ट होता है, ये समझना हर एक एजुकेटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको समझ नहीं है तो प्लीज़ आपके वहाँ पर स्कूल में जो भी आपकी प्रिंसिपल्स हैं, टीम लीडर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप उन तक पेरेंट्स को भेजने की कोशिश करें ताकि वो उन्हें हेल्प करें। और वहाँ भी अगर आपको लगता है कि अगर आपके स्कूल में ऐसा कोई नहीं है जो उनकी तकलीफ़ को समझ सके या उसे टारगेट कर सके, तो जिस तरह मैम ने कहा कि स्पेशल जो एजुकेटर्स हैं उनको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, जो स्पेशलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। श्रुति मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने एक्सीलेंट टॉपिक पे आज चर्चा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
थैंक यू आप सारी ऑडियंस का हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे जितना ज़्यादा आप शेयर कर सके वो आपके लिए और आपके दूसरे पेरेंट फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। थैंक यू सो मच।